नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं सचलक्ष्य ग्रुप के एक और चैनल सचलक्ष्य ग्रुप एकेडमिक्स में, जहां पर आपको एकेडमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश का टॉपिक टेंस, और टेंस को पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो ये, स्टूडेंट्स ने काफ़ी डिमांड की थी कि सर टेंस पे वीडियो बनाइए। तो मैं उससे पहले आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो वीडियोस बनेंगी टेंस के ऊपर, ये 3 तरीके से बनेंगी। पहला तो एक सिंगल यानी कि आप प्रेजेंट के इंडेफिनिट के ऊपर एक वीडियो मिलेगी आपको, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के ऊपर, प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरह, और इस तरीके से सो ऑन, इस तरीके से वीडियो सिंगल टेंस पे और उनके सब पार्ट्स पे बनेंगी। दूसरी जो होगी उसमें एक प्रेजेंट टेंस एक साथ बनेगा, यानी कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की एक वीडियो बनेगी। पास्ट के सारे टेंसेस की, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की एक वीडियो बनेगी। ठीक है, मतलब एक ही में ये सारी वीडियोस होंगी। और इसी तरीके से फ्यूचर की एक कंबाइंड वीडियो बनेगी जिसमें फ्यूचर इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होंगे। और थर्ड कैटेगरी जो होगी, थर्ड टाइप की जो वीडियो मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ, उसमें आपको एक मैराथन वीडियो मिलेगी जिसमें आपको बेसिकली आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा टेंस, चाहे वो प्रेजेंट के सारे पार्ट हों, पास्ट के सारे पार्ट हों या फ्यूचर के सारे पार्ट हों, एक साथ मिल जाएंगे, जिसको हम मास्टर वीडियो या मैराथन वीडियो बोलते हैं, जिसमें टाइम मैटर नहीं करता, एक सिंगल वीडियो में पूरा आपको टॉपिक खत्म मिलेगा टेंस का। ठीक है, और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट सिंगल एक ही वीडियोस में सब सारा कंटेंट चाहते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको जरूरत होती है कि यार हमें बाकी टेंस तो आता है लेकिन किसी पर्टिकुलर टेंस में प्रॉब्लम है, तो सर हमें वो पर्टिकुलर टेंस बता दीजिए। तो आप दोनों के अकॉर्डिंग मैं इस तरीके से टेंसेस बना रहा हूं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और कुछ स्पेशल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ टेंसेस को, बहुत ही क्लियर, आपको एकदम एक बार में समझ में आएगा। एक ही तरह के सेंटेंस को लेकर मैं सारे टेंसेस का मैं यूज करके बनाने वाला हूँ, ताकि आपको कंपेरिजन करना ईजी हो और चीज़ों को समझना आसान हो। बट उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, टेंस जो है उसका मतलब होता है काल। ठीक है, यानी समय। तो बोला देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंसेस, 3 तरह के टेंसेस हैं हमारे पास। ठीक है, मेनली अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टेंस है जिसको वर्तमान काल कहते हैं, यानी कि जो समय चल रहा है। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, जो बीत गया समय। ठीक है, और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यत काल, यानी जो समय अभी आने वाला है। तो ये 3 तरह के मेन टेंसेस हैं, लेकिन इनकी सब कैटेगरीज भी है स्टूडेंट। इनको और अच्छी तरीके से समझने के लिए हमने फर्दर इसको डिवाइड कर रखा है। तो पहली कैटेगरी जो है उसमें लिखा है, पहले तो आप इस लाइन को पढ़ लीजिए, लिखा है टेंसेस आर फर्दर डिवाइडेड टू 4 सब कैटेगरीज। तो 4 सब कैटेगरीज में क्यों बांटा गया मैंने आपको बताया, और अच्छी तरीके से समझने के लिए आप टेंसेस को 4 सब कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ठीक है, तो पहली कैटेगरी जो है वो है इंडेफिनिट, दूसरी है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी इसमें से जितने भी आपने मेन टेंसेस पढ़े हैं ऊपर, उन सबको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रेजेंट की ही बात करूं तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 4 टेंसेस ये बन गए। फिर पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट और पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 4 टेंसेस ये भी बन गए। इसी तरीके से फ्यूचर का इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी एक टेंसेस का एग्जांपल हो गया। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि 4 इसके बन जाएंगे, 4 इसके, 4 इसके। या यूं कह लीजिए कि 11th में एक चैप्टर होता है, ठीक है, उसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल। वैसे चैप्टर का नाम तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, बट उसमें जो रूल यूज होगा जिसके बेसिस पे मैं आपको समझाने वाला हूँ, उस रूल का नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वो रूल क्या बोलता है, थोड़ा सा आपको पहले मैं समझाना चाहूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। वो रूल आपको ये कहता है कि अगर कोई एक चीज़ आपको m तरीके से कर सकते हो आप, ठीक है, और कोई दूसरी चीज़ आप n तरीके से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप एक टी शर्ट 3 तरीके से पहन सकते हो, यानी 3 टी शर्ट है तो 3 तरीके से अलग अलग दिन आप पहन सकते हो। और दूसरा आपके पास एक जीन्स है, ठीक है, जिसको आप 4 दिन अलग अलग से पहन सकते हो, क्योंकि 4 जीन्सेज हैं आपके पास। तो आप दोनों को अगर आप देखना चाहते हो कि कंबाइन करके कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि जितने टी शर्ट के नंबर ऑफ वे हैं और जितने जीन्स के नंबर ऑफ वे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि m इंटू n आपके टोटल नंबर ऑफ वे हो जाएंगे। तो उसी तरीके से मैं आपको बोला कि मेन आपके पास 3 तरह के टेंसेज हैं, ठीक है, और 4 उनके सब पार्ट है, तो टोटल आपके पास 12 टेंसेज बनने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये यहाँ तक की बात है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, तब तक मैं आपको आगे बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा बोर्ड पर सामने देखिएगा। देखिए टेंस जो है वो बेसिकली एक तरह के वाक्य ही होते हैं। ठीक है, तो हमको टेंस को समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके वाक्य के प्रकार बता रहा हूँ। ठीक है, आपके सामने कुछ वाक्य के प्रकार हैं, उनको एक एक करके मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद हम वाक्यों में प्रयोग होने वाले चीज़ों को समझेंगे कि यानी क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो वाक्यों को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वाक्यों में प्रयोग होती हैं, वो समझेंगे, देन जाके हम टेंसेस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ सेंटेंसेस दे रखे हैं आपके आगे, वाक्यों के प्रकार। पहला प्रकार जो दे रखा है वो है अफर्मेटिव, यानी वाक्यों का एक टाइप है अफर्मेटिव, जिसको सकारात्मक बोलते हैं, यानी जिनमें सीधे सीधे वाक्य होते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए आपके सामने एक ही वाक्य को अलग अलग तरीके से लिख रखा है, ताकि आप उनको एक कंपैरिजन करके अच्छी तरीके से समझ भी पाए कि वाक्यों में क्या प्रकारों के आधार पर क्या अंतर होता है। तो पहला जो अफर्मेटिव टाइप का, सकारात्मक टाइप का जो वाक्य है, सेंटेंस है, वो है राम बाजार जाता है। ठीक है,
अगर हम इसी को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं या इसी का नेगेटिव लिखते हैं तो उसमें नकारात्मकता यानी कि नहीं वर्ड आ जाता है, तो राम बाजार नहीं जाता है। ठीक है, राम बाजार जाता है अफर्मेटिव हो गया सकारात्मक, और राम बाजार नहीं जाता है ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। फिर है इंट्रोगेटिव, कहते हैं ना पुलिस वाले कि हम आपसे इंटरोगेशन करना चाहते हैं, यानी हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो इंट्रोगेटिव वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें प्रश्न पूछा जाता है, तो इनको प्रश्नवाचक सेंटेंस यानी कि वाक्य बोला जाता है। तो इसमें पूछा जाएगा जैसे क्या राम बाजार जाता है, क्या राम बाजार जाता है। इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी प्रश्न तो पूछा जाएगा लेकिन नकारात्मक के भाव से, नकारात्मकता के भाव से, यानी प्रश्न पूछा जाएगा लेकिन उसमें एक नहीं का फैक्टर भी होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर देखें तो क्या राम बाजार नहीं जाता है, प्रश्न पूछा जा रहा है लेकिन नकारात्मकता का भाव है कि क्या राम बाजार नहीं जाता है। ठीक है, इस तरह की चीजें। फिर इसको हम प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बोल सकते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव को। फिर आपके पास दो कैटेगरी और होती है वाक्यों की, जिसको हम WH फैमिली के वाक्य बोलते हैं। हालांकि ये निकले इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव से ही हैं, लेकिन इनमें WH का फैक्टर आ जाता है। अभी WH फैमिली क्या होती है ये आपको मैं अभी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि WH फैमिली वो होती है जिनमें जो सेंटेंसेज या जो वाक्य जिनमें WH का फैक्टर होता है। WH से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे वाई में WH आ गया, व्हेन, हाउ, वेयर, इन सब में WH से स्टार्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं इन शब्दों के बीच में WH आ रहा है जो क्वेश्चन के रूप में पुट हो रहा है। फॉर एग्जांपल वाई लिखते हैं, ठीक है, तो वाई में WH आता है। जैसे हम अगर वाई लिखें कहीं पे तो वाई के अंदर WH आता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, मैं वाई लिखूँ या वैन लिखूँ तो इसमें WH आता है। ठीक है, तो ये WH एक क्वेश्चन मार्क का काम करता है। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक प्रश्न है। तो WH फैमिली के भी इंट्रोगेटिव होते हैं। ठीक है, WH फैमिली इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य तो होते हैं लेकिन साथ में WH फैमिली के होते हैं ये। ठीक है, तो WH फैमिली के इंट्रोगेटिव, जिसमें राम बाजार क्यों जाता है, क्यों ये जो है ये WH फैमिली का एक मेंबर है, दैट इज वाई इसको हम WH फैमिली के इंट्रोगेटिव बोल रहे हैं। फिर WH फैमिली के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, जैसे राम बाजार क्यों नहीं जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब WH फैमिली जो होती है एक तरीके से कुछ ग्रुप है वर्ड्स का जिसमें WH से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस बनते हैं। जैसे WH से स्टार्ट होता है वाई का मतलब होता है क्यों, तो ये एक प्रश्न पूछ लिया गया। व्हेन का मतलब होता है कब, उसमें भी WH आ गया स्टार्टिंग में। वेयर मतलब कहाँ, उसमें भी WH आ गया। तो ये सारे WH फैमिली के ग्रुप होते हैं, और इन ग्रुप में से अगर कोई भी वर्ड पर्टिकुलरली यूज किया जा रहा है सेंटेंस में तो वो WH फैमिली का प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। ठीक है ना। और अगर उसमें नकारात्मकता भी है साथ में, यानी कि बाजार क्यों नहीं जाता है टाइप में आ जाता है, नहीं भी आ रहा है साथ में, तो फिर वो WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाता है। कंपेरिजन के लिए आपके सामने वाक्य है, अफर्मेटिव हो गया राम बाजार जाता है, नेगेटिव हो गया राम बाजार नहीं जाता है, इंट्रोगेटिव क्या राम बाजार जाता है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या राम बाजार नहीं जाता है। यहाँ तक तो नॉर्मल सेंटेंसेस थे। ये जो दो हैं ये इन्हीं दोनों में से, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में से निकल के आए हैं। इनमें पहला है राम बाजार क्यों जाता है, यानी WH फैमिली का इंट्रोगेटिव, और दूसरा है राम बाजार क्यों नहीं जाता है, यानी WH फैमिली का ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा वाक्यों के भाग की, मतलब पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तो हमें उसमें ये भी पता होना चाहिए टेंस बनाने से पहले, टेंस सीखने से पहले, कि वाक्यों में कौन कौन सी चीज़ें यूज होती हैं और किस ऑर्डर में यूज होती हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले समझा रहा हूँ कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस यानी कि वाक्यों के भाग, वाक्यों में क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं। देखिए ये अफर्मेटिव वाक्य है। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा था अफर्मेटिव नेगेटिव वाक्यों के प्रकार, तो ये वाक्यों में अफर्मेटिव है और ये नेगेटिव है। मैंने दो वाक्यों के थ्रू, दो सेंटेंसेस के थ्रू आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की। थोड़ा सा बोर्ड पर आप ध्यान दीजिएगा जिन चीज़ों पर मैं हाईलाइट करूँगा। देखिए सेंटेंस रखा है, पिछला ही वाक्य, सेम वाक्य को लेके हम पूरे टेंस में चलेंगे ताकि आपको कंपैरिजन इजी हो। बोला राम बाजार जाता है। ठीक है, अब इसमें आप देखिए इसका सेंटेंस बनेगा राम गोज टू मार्केट। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये टेंस है, जब मैं रूल्स बताऊंगा तब आप बना पाओगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और ये उसका नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर बोला रहा है राम बाजार जाता है, राम गोज टू मार्केट। तो इसमें राम, किसी भी सेंटेंस में राम यानी कि जो करता है, जो काम कर रहा है, उसको हम कर्ता बोलते हैं और इंग्लिश में इसको सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिनोट कर रखा है कि चाहे राम इंग्लिश या हिंदी दोनों में, उसको हम एरो से मैंने आपके लिए बना रखा है कि ये सब्जेक्ट है आपके लिए। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो बाजार जाता है का बना है गोज टू मार्केट, तो इसमें ये जो वर्ड है गोज, ठीक है, ये जो गोज है, ये गोज में सिर्फ गो की अगर हम बात करें इस पोर्टिकल की, तो गो मैंने आपके लिए लिखा है, ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, क्रिया है आपके लिए। और टू मार्केट कहाँ जाता है, मार्केट को जाता है, बाजार को जाता है। तो जो भी काम कर्ता के द्वारा यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, कार्य करने को तो क्रिया बोलते हैं, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, वो जो कार्य किया जा रहा है वो क्रिया हो गया, वर्ब हो गया, और जो भी काम उसके द्वारा किया जा रहा है उसको हम कर्म बोलते हैं यानी कि ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो एक वाक्य के बेसिकली मेन ये तीन भाग होते हैं। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में ये तीन चीजें आती हैं, सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मतलब वर्ब कह सकते हो आप, और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो आएगा ही आएगा। लेकिन एक सेकेंड केस और भी हो सकता है, जब आपका सेंटेंस के अंदर आपका सब्जेक्ट, तो जैसे नेगेटिव का एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया है, उसी का सेम, राम बाजार
नहीं जाता है, ठीक है। तो राम डज नॉट गो टू मार्केट, राम बाजार नहीं जाता, ये सेंटेंस है राम डज नॉट गो टू मार्केट। तो इसमें आप देखिए राम तो हो गया आपका सब्जेक्ट, मैंने यहाँ हाईलाइट कर रखा है, राम आपका सब्जेक्ट हो गया जिसको हम कर्ता बोलते हैं हिंदी में, काम करने वाला, ठीक है, राम काम कर रहा है। और इसके बाद है डज नॉट, तो ये जो डज नॉट में ये जो डज है ना, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया है ये, ठीक है। इसके बाद नॉट यानी कि नहीं, क्योंकि नकारात्मक वाक्य है, नहीं वर्ड यूज हो रहा है तो नकारात्मकता तो आएगी, नॉट आएगा। फिर है आपका गो यानी कि जाना, वर्ब क्रिया। तो मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, यानी कि कर्ता तो होगा ही, वर्ब भी होगी, ठीक है, और साथ में ऑब्जेक्ट भी होगा, तो ये तो होगा। बस इस सेंटेंस में नई चीज़ क्या आई है, इस सेंटेंस में नई चीज़ है कि हेल्पिंग वर्ब भी आ गई है, यानी कि डू और डज का यूज भी होगा, जिसमें कि डज जो है आपका यहाँ पर यूज होगा, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया का काम क्या होता है, ये क्रिया की यानी कि वर्ब की हेल्प करती है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सहायक क्रिया, तो क्रिया की हेल्प करने वाली, है ना। तो राम हो गया आपका सब्जेक्ट यानी कि कर्ता जो काम कर रहा है, डज हो गया हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया जो कि क्रिया की हेल्प करेगी, नॉट इसलिए आया क्योंकि नहीं है, और वर्ब जो है वो क्रिया हो गई। और टू मार्केट, राम बाजार नहीं जाता है, पर कहाँ नहीं जाता है, राम बाजार नहीं जाता है, राम नहीं जाता है बट कहाँ को नहीं जाता है, बाजार को नहीं जाता है। तो टू मार्केट लगेगा ऑब्जेक्ट, यानी जो भी काम राम के द्वारा किया जा रहा है, बाजार जाने का काम किया जा रहा है, वो ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया। तो एक बात आप इसमें ध्यान से समझेंगे कि आपने एक चीज़ नोट किया होगा कि हमेशा, ठीक है, जो नॉट है वो देखिए आपने ध्यान से, नॉट जो है वो गो से यानी वर्ब से पहले आ रहा है। तो कभी भी आप नोट करेंगे कि जो नॉट होता है वो हमेशा वर्ब से पहले आएगा, कोई भी दुनिया का कोई भी टेंस हो, इस बात को आप नोट करके लिख लीजिए कहीं पे कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो उसमें जो नॉट होगा, नेगेटिव में जब भी नॉट आएगा नेगेटिव सेंटेंस में, वो हमेशा वर्ब से पहले आएगा, ठीक है। तो एक सेंटेंस के बेसिकली ये 3 या 4 पार्ट होते हैं, एक आपका सब्जेक्ट हो गया, एक आपका हेल्पिंग वर्ब हो गई, एक आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ वर्ब हो गई, ठीक है, और ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप बात करेंगे नॉट का, तो नॉट किसी में आता है किसी में नहीं भी आता है, तो वो इतना मैटर नहीं करता, वो आप अपने अकॉर्डिंग लगा लेना, और अगर नॉट आता है तो हमेशा वर्ब से पहले आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है, नॉट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या जो भी फॉर्म आप फर्स्ट सेकंड थर्ड अकॉर्डिंग टू सेंटेंस लगेगा वो लगा लेंगे, और देन आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यानी कि सबसे पहले कार्य करने वाला कर्ता आता है सब्जेक्ट में, ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले की बात नहीं, वो तो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि सेंटेंस कौन सा बन रहा है। अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट सबसे पहले नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बस यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि एक सेंटेंस में बेसिकली क्या क्या पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं। एक सब्जेक्ट आता ही आता है, जरूर आएगा, हेल्पिंग वर्ब भी आती है, ठीक है, अगर आपका नेगेटिव सेंटेंसेस वगैरह आ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब वगैरह भी आएगी, ठीक है, या अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव को छोड़ के बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब आता है। तो आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, आपका एक तो सब्जेक्ट हो गया, एक आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, एक आपकी वर्ब हो गई, और एक आपका ऑब्जेक्ट हो गया। जिसमें से अगर आप मेन में लेना चाहो तो सब्जेक्ट हमेशा आपको देखने को मिलेगा, वर्ब हमेशा देखने को मिलेगी, और ऑब्जेक्ट हमेशा देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट क्या हो गया, जो काम कर रहा है उस सेंटेंस में, कर्ता जिसको बोलते हैं। वर्ब क्या हो गई, जो क्रिया है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट यानी उस कर्ता के द्वारा जो मेन सब्जेक्ट है उसके द्वारा जो भी काम किया जा रहा है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे WH फैमिली की, ठीक है। आपको टेंस समझाने से पहले मैं जरूरी समझता हूँ कि WH फैमिली भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बार बार यूज़ होने वाली सेंटेंसेस में, तो आपको WH फैमिली बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि WH फैमिली क्या होती है, उसका कैसे यूज़ करते हैं, और उनमें कौन कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बोला WH फैमिली इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग मेनली विद द WH, ठीक है, वर्ड WH से स्टार्ट होते हैं ये। तो WH फैमिली क्या होता है, एक ग्रुप है वर्ड्स का, ठीक है, जो कि स्टार्ट होते हैं वर्ड WH से। जैसे कि एग्जांपल के लिए वाई मतलब क्यों, तो क्यों में WH वर्ड यूज होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में ही होता है मेनली, ज़्यादातर तो WH स्टार्टिंग में यूज हो जाता है, लेकिन एक आध ऐसे हैं जैसे कि आप कह सकते हो WH में आप व्हेन है, एक आध ऐसे हैं जिनमें WH बाद में भी यूज होता है, जैसे W बाद में है, एंड में है, और H पहले है। तो वाई मतलब क्यों हो गया, व्हेन मतलब कब हो गया, हाउ मतलब कैसे हो गया, साथ साथ आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। हु हो गया जिसका मतलब होता है कौन, वेयर मतलब कहाँ, हुम मतलब किसका मतलब किनका, हुज मतलब किसका, ये होता है किसका, ये होता है किनका। अब देखिए किनका में एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि ये किनका सामान है, तो एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, या फिर हम किसी बड़े के लिए यूज़ करते हैं किनका का। जैसे मेरे से कोई एल्डर है, बड़ा है, तो मैं उनके लिए बोलूँगा ये किनका सामान है, क्या ये पिताजी का सामान है, ठीक है। तो इस तरीके से किनका यूज़ होता है, ठीक है। हुज हो जाता है किसका, अपने से छोटे या अपने बराबर वालों के लिए यूज़ कर सकते हैं हुज, और ये सिंगुलर को शो करता है, यानी एक सिंगुलर नंबर के लिए यूज़ होता है कि किसका सामान है ये, ठीक है, हुज किसका सामान, विच कौन सा, ठीक है, एसेट्रा, ये सारे वर्ड्स इसमें यूज होते हैं WH फैमिली में। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि WH फैमिली जो होती है वो ग्रुप होती है वर्ड्स का जो कि स्टार्ट होते हैं WH से। एग्जाम्पल के लिए WH वाई हो गया, वाई मतलब कौन, व्हेन हो गया, हाउ हो गया, ठीक है, व्हेन मतलब कब, हाउ
कैसे, हु किसका, कौन, वेयर कहाँ पे, ठीक है, और हुम किनका, हुज किसका, विच किसका, ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें हैं। राम बाजार क्यों जाते हैं, अब सेंटेंसेस में यूज़ करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। तो WH फैमिली में ये चीज़ें उठ के आगे आ जाती हैं। WH फैमिली में जो क्यों है ना वर्ड, क्यों, ठीक है, क्यों मतलब वाई, तो ये वाई उठ के आगे आ जाता है सबसे पहले, ठीक है। और राम बाजार क्यों नहीं जाता है, अगर आता है तो भी WH फैमिली में क्यों अगर लगा है, कहाँ लगा है, कैसे लगा है, ये सब लगते हैं WH फैमिली के वर्ड सबसे पहले आते हैं। बाकी मैं जब आपको रूल समझाऊंगा तो डिटेल में समझाऊंगा, फिलहाल आप इतना समझ लो कि WH फैमिली जब भी आएगी उसका वर्ड सबसे पहले स्टार्टिंग में सेंटेंस के पहले लगेगा टेंथ के अंदर, ठीक है। बाकी चीज़ें बाद में लगेंगी लेकिन वो पहले लगेगा। इसके बाद फिर आपका हेल्पिंग वर्ब लगता है, उस टेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, चाहे डू यूज हो रहा है, डज यूज हो रहा है, इज एम आर यूज हो रहा है, वाज वर यूज हो रहा है, कुछ भी यूज हो रहा है वो इसके बाद लगेगा और फिर वहाँ से सब्जेक्ट वगैरह नॉट वगैरह स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन करके अच्छी तरीके से रख लीजिए और अब चलते हैं थोड़ा और आगे। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं थोड़ा सा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ, ठीक है। और सबसे पहले इसकी पहचान की बात करेंगे। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द पाए जाते हैं। यानी कि अगर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पहचानना है तो सेंटेंस का एंड पॉइंट चेक करेंगे कि इसके एंड में कहीं रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द तो नहीं आ रहे हैं। आप कोई भी देखेंगे वाक्य उसमें अंत में रहा है, रही है, रहे हैं जरूर आ रहा है, तभी ये सारे सेंटेंसेस जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस बन रहे हैं। तो इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें ध्यान से, तो राम बाजार जा रहा है। मैं देखिए सेम सेंटेंस को, राम बाजार जाने वाले सेंटेंस को ही बार बार इंडेफिनिट में भी यूज़ किया था मैंने, ठीक है, कॉन्टिन्यूस में भी यूज़ कर रहा हूँ और आगे भी यूज़ करूँगा। उसका रीज़न है कि आप कंपेयर कर पाएँ, ठीक है, क्या चेंजेस आ रहे हैं सेंटेंसेस में, उन चीज़ों को आप कंपेयर कर सकें, क्योंकि सब्जेक्ट तो सेम है, ऑब्जेक्ट भी सेम है, बस वर्ब चेंज हो रही है। इसीलिए मैंने बोला था टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस जो है वो वर्ब का एक रूप है, जब वर्ब बदलेगी तो टेंस ऑटोमेटिकली बदल जाएगा, ठीक है। तो राम बाजार जा रहा है, राम इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। एक खास बात आप इसमें ध्यान देंगे कि आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो चेंज हो गया है, यहाँ पर इज आ गया है। जहाँ पे इंडेफिनिट के अंदर डू और डज आ रहा था उसमें यहाँ पे इज आ गया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब इज नहीं होता, यहाँ पे इज भी होता है, ठीक है, एम भी होता है और आर भी होता है। इज जो है वो सिंगुलर नंबर के साथ यूज होता है, एम जो है वो आई के साथ यूज होता है और आर जो है वो प्लूरल नंबर के साथ यूज होता है। तो इन चीज़ों को आप नोट डाउन करके रख लेंगे, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर राम जो है वो सिंगुलर नंबर है इसलिए इज लगा है, तो राम इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, उसके साथ आईएनजी लगता है, ठीक है, गोइंग टू मार्केट। तो उसी के हिसाब से हमने रूल लिखा है हैश में, यहाँ पे सब्जेक्ट यानी कि राम प्लस में इज एम आर में से इज लगेगा क्योंकि राम अकेला है और सिंगुलर के साथ हमने बोला है इज लगेगा, तो राम इज, ठीक है, इज एम आर में से एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो और उसके साथ आईएनजी यानी कि गोइंग, ठीक है, और कहाँ पे जा रहा है राम, मार्केट को, तो टू मार्केट, तो राम इज गोइंग टू मार्केट, इस हिसाब से बना है। नेगेटिव में सेम सेंटेंस होता है, बस यहाँ पर आप जानते हैं कि जो नॉट है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आ जाता है, यानी वर्ब से पहले आ जाता है। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, उसमें आईएनजी लगाओ तो गोइंग से जस्ट पहले नॉट आ जाएगा, तो सेम सेंटेंस बन जाएगा राम बाजार नहीं जा रहा है, राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट। रूल वही है, सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज एम आर में से इज लग जाएगा जो कि यहाँ पे लगा है, नहीं आई है तो एम लग जाएगा और अगर प्लूरल है तो आर लग जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर इज लगा है क्योंकि राम जो है वो सिंगुलर है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप देख पा रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी लग गया है और टू मार्केट यानी कि ऑब्जेक्ट लग गया है। इसी तरीके से यहाँ पर इंट्रोगेटिव की अगर हम बात करें जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्नवाचक, क्या राम बाजार जा रहा है, ठीक है, क्या राम बाजार जा रहा है, तो इसमें आ जाएगा इज राम गोइंग टू मार्केट, ठीक है, क्या राम बाजार जा रहा है, इज राम गोइंग टू मार्केट। तो उसका रूल क्या है, इज एम आर में से कोई एक, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाती है। ये जो इज एम आर में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है तो यहाँ पे इज यूज हुई है ना, ये उठ के आगे आ जाती है। जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब था इज एम आर में से इज लगा था, तो ये इज जो है इंट्रोगेटिव में उठ के आगे आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब कोई भी सेंटेंस हो उसमें अगर आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाती है, तो इज जो है वो आगे आ जाएगी, इज फिर है राम गोइंग टू मार्केट, ठीक है। तो क्या राम बाजार जा रहा है, इज राम गोइंग टू मार्केट। रूल देख लीजिए, इज एम आर में से कोई एक आएगा, चूंकि राम यहाँ पे अकेला है इसलिए यहाँ पे इज आएगा, ठीक है। फिर सब्जेक्ट जो कि राम है यहाँ पर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, फिर आईएनजी लग गया तो गोइंग हो गया, और कहाँ जा रहा है, टू मार्केट, तो ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये प्रश्नवाचक है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आएगा, ठीक है। इसके बाद है क्या राम बाजार नहीं जा रहा है, ठीक है, प्रश्नवाचक तो है, साथ में नकारात्मकता का भाव है, तो वहाँ पर हम जोड़ सकते हैं क्या राम बाजार नहीं जा रहा है, इज राम नॉट गोइंग टू मार्केट, ठीक है। तो रूल यही है, इज एम आर में से कोई एक आ जाएगा, चूंकि राम यहाँ अकेला है, सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे इज आएगा। फिर राम यानी कि सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उससे पहले नॉट आ जाएगा, इज राम नॉट, तो यहाँ पे नॉट लग गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी, इज राम नॉट गोइंग टू
मार्केट, ऑब्जेक्ट यानी टू मार्केट। मैंने यहाँ सेंटेंस बनाया नहीं है बट आपके लिए मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ तो आप मैच कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए इज एम आर में से एक है, तो आप यहाँ पर जगह तो नहीं है बट मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इज एम आर में से एक आ जाएगा तो इज, है ना, रूल बता रहा हूँ ना, रूल लिखा हुआ है, हैश लगा हुआ है ना यहाँ पे, तो रूल लगा हुआ है। इज एम आर में से एक आएगा तो इज, क्या राम बाजार नहीं जा रहा है, ये सेंटेंस हम बना रहे हैं तो इज एम आर में से इज आ जाएगा। फिर रूल बोलता है सब्जेक्ट लिखो, तो हमने लिख दिया राम, ठीक है। फिर इसमें बोल रहा है सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है तो नॉट लिख दिया, ठीक है। फिर बोल रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो है, और उसके साथ बोल रहा है आईएनजी तो लगा दिया आईएनजी, ठीक है, ये लगा आईएनजी। फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, टू मार्केट, तो ये हमारा बन गया सेंटेंस। और साथ में चूंकि प्रश्न पूछा जा रहा है नकारात्मकता के भाव के साथ तो क्वेश्चन मार्क भी आएगा, तो इज राम नॉट गोइंग टू मार्केट, ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। चलते हैं थोड़ा और आगे, आप इसको तब तक नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अब स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं थोड़ा सा इंट्रोगेटिव और WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव की अगर हम बात करें WH फैमिली की, तो है सेंटेंस राम बाजार क्यों जा रहा है, ठीक है। तो इसका बना है वाई इज राम गोइंग टू मार्केट, ठीक है। और इसमें भी सेम वही ट्रिक है जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के WH फैमिली के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ किया था। ट्रिक यही है कि आप ध्यान से देख पा रहे होंगे यहाँ से लेके, ठीक है, और यहाँ तक का ये जो सेंटेंस है इज राम गोइंग टू मार्केट, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव के जस्ट आगे हम WH फैमिली का जो वर्ड होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्यों है यानी वाई, ये लगा देंगे तो WH फैमिली का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। वाई इज राम गोइंग टू मार्केट, जिसमें से इज राम गोइंग टू मार्केट सेंटेंस है, जो इज राम गोइंग टू मार्केट, ये WH फैमिली का सेंटेंस नहीं है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आगे अगर हम WH फैमिली का वर्ड लगा देते हैं तो WH फैमिली का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो इससे फायदा ये होगा आपको कि आपको सभी के रूल याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ WH फैमिली के रूल को छोड़ के बाकी इंट्रोगेटिव तक के और इंट्रोगेटिव नेगेटिव तक के रूल याद कर लीजिए। बाकी अगर आपको रूल देखना है तो रूल आप यहाँ पे देख सकते हैं। WH फैमिली सबसे पहले आती है वाई, फिर इसमें इज एम आर में से एक आएगा, चूंकि राम यहाँ पे अकेला है तो इसमें इज लगा है इसलिए। फिर आपका सब्जेक्ट आता है जो कि राम है, फिर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जो कि गो है, फिर आईएनजी गोइंग, ठीक है, आईएनजी लगा ना गोइंग, तो फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये रहा टू मार्केट। तो इसलिए वाई इज राम गोइंग टू मार्केट, WH फैमिली प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट, ये रूल है। बाकी आपको रूल याद नहीं करना है तो मैंने आपको ट्रिक बता दी है। ट्रिक यही है कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लेना है पहले इज राम गोइंग टू मार्केट तक, और उसके आगे फिर WH फैमिली का वर्ड लगा देंगे तो WH फैमिली का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सिमिलरली आप WH फैमिली के इंट्रोगेटिव नेगेटिव में देख सकते हैं, राम बाजार क्यों नहीं जाता है, मतलब क्यों भी है और नहीं भी है। तो आपको करना क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना लीजिए यहाँ से यहाँ तक। इज राम नॉट गोइंग टू मार्केट, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, अगर आपने ध्यान से देखा हो, पीछे ही मैंने अभी आपको कराया है। तो उसके जस्ट आगे WH फैमिली का वर्ड लगा दीजिए वाई यानी कि क्यों, तो WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बन जाएगा। रूल वही है, WH फैमिली, फिर ये रहा इज एम आर में से एक, यहाँ पे इज आएगा क्योंकि राम अकेला है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने हमेशा आपको बोला है कि जो वर्ब होती है उससे जस्ट पहले ही नॉट लगता है, चाहे दुनिया का कोई भी टेंस हो, तो आपने यहाँ पे लगा लिया, ठीक है। राम नॉट गोइंग टू मार्केट, वाई इज राम नॉट गोइंग टू मार्केट, तो इसलिए सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि गो है, फिर आईएनजी इसलिए गोइंग हो गया, और फिर ऑब्जेक्ट यानी कि टू मार्केट। तो ये यहाँ तक आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस खत्म हो चुका है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी।